नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। हम ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स के जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस 2 वीडियोज़ नहीं देखे जो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर बेस हमने बनाए हैं, तो प्लीज़ चैनल पर जाके वो वीडियोस भी देख लिए, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम सीधे वीडियोस की आगे बढ़ते हैं, जिसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, उसके बारे में यहाँ वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। उससे पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जितने हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से सिर्फ 4.4% व्यूवर्स ही है जो हमें चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी के व्यूवर्स सिर्फ वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए वो बटन फ्री है, बट हमारे लिए वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर देने के लिए हमें वो प्रेरित करता है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन्फेक्टेड बैंडेजेस इज डिस्कार्डेड इन डैश डैश। ऑप्शन ए येलो बैग्स, ऑप्शन बी ब्लैक बैग्स, ऑप्शन सी ब्लू बैग, ऑप्शन डी रेड बैग्स। इसका जो सही जवाब होगा इसके लिए हमें जो हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? उससे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन का चार्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे जो सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट है उसका जो सेग्रीगेशन का चार्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। उसमें ये ब्लैक बकेट है, रेड बकेट, येलो बकेट, ब्लू बकेट एंड वाइट बकेट। जो ब्लैक बकेट होता है उसमें टॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्ट इंक्लूड किया जाता है। जो रेड बकेट होता है उसमें सॉलिड वेस्ट, देन इन्फेक्शियल ड्रेसिंग्स एंड कास्ट, देन प्लास्टिक वेस्ट सच एज कैथेटर्स, देन सिरिंजेस, ट्यूबिंग्स, आईवी बॉटल्स। जो रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है उसको उसमें डिस्कार्ड किया जाता है। उसके बाद येलो बैग होता है, उसमें एनाटॉमिकल वेस्ट, इन्फेक्शियस बैंडेजेस, गॉज, कॉटन्स, देन बॉडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, देन प्लासेंटा, इस तरह से चीज़ें जो होती है वो येलो बैग्स में डिस्कार्ड की जाती है। उसके बाद जो ब्लू कंटेनर आता है उसमें ऑल टाइप ऑफ ग्लास बॉटल्स, देन ब्रोकन ग्लास आर्टिकल्स, देन डिस्कार्डेड मेडिसिन वाइल्स, एम्प्यूल्स जो होती है वो इसमें डिस्कार्ड किया जाता है। उसको डिसइंफेक्शन के लिए 1% क्लोरीन सोल्यूशन में भी डिप करके रखा जाता है। और जो लास्ट में जो वाइट कंटेनर आता है उसमें जो शार्प निडल्स जो होती है और जो ब्लेड्स होते हैं उसको इस वाइट कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाता है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपके हिसाब से क्या होगा? इसका जो आंसर होना चाहिए वो येलो बैग्स, क्योंकि येलो बैग्स में हम इन्फेक्टेड वेस्ट, बैंडेजेस, गॉज, कॉटन्स, देन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, प्लासेंटा, जो भी होता है वो हम येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो येलो बैग्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज़ द टेम्परेचर फॉर द टैपिड स्पंजिंग। आप टैपिड स्पंजिंग आपको पता होगा टैपिड स्पंजिंग क्या होता है, कब कब टैपिड स्पंजिंग करवाते हैं। बेसिकली जब भी स्पंजिंग स्पंजिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्पंजिंग मतलब पेशेंट को सुबह सुबह पेशेंट की बॉडी को वाइप कर लेना, वो एक प्रकार की स्पंजिंग होती है पेशेंट को फ्रेशन अप करने के लिए। एक होता है टैपिड स्पंजिंग और एक आता है कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग कब करवाते हैं और टैपिड स्पंजिंग कब करवाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पेशेंट का टेम्परेचर अगर 100 टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो पेशेंट को हम टैपिड स्पंजिंग करवाते हैं। और अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट टू 103 और 4 फ़ारेनहाइट के बीच में है तो उसको हम कोल्ड स्पंजिंग करवाते हैं। स्पंजिंग करने के पीछे का जो रीज़न है वो है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर स्पंजिंग के बाद नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ बढ़े, इसकी वजह से हम उसको स्पंजिंग करवाते हैं। जो टैपिड स्पंजिंग करवाते हैं वो टाइम पे वो जो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। उसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, 27 to 37 Celsius. Next question is, which among of the following which is the largest burn? Which among the following is the largest burn? Option A anterior upper chest, option B face and neck, option C right leg, option D right arm. इसका जवाब ढूंढने से पहले हमें जो परसेंटेज डिवाइड किया गया है बॉडी में
उसको हमने पहले डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि रूल ऑफ 9 आपको सभी को पता होगा। जैसे कि जो आपके दोनों लेग्स होते हैं उसको 9% काउंट किया जाता है। देन बोथ आर्म्स कैन बी कैलकुलेटेड एज अ 9%। आपका चेस्ट और एब्डोमेन को 18% काउंट किया जाता है। और बैक साइड की जो होती है चेस्ट और एब्डोमेन उसको 18% काउंट किया जाता है। सो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जेस्ट बर्न। तो एंटीरियर अपर चेस्ट, एंटीरियर मतलब आगे की साइड की ऊपर की जो चेस्ट है उसका वो लार्जेस्ट पार्ट रहेगा, नहीं वो नहीं होगा। देन फेस एंड नेक के लिए 4.5% ही दिया गया है, मतलब वो भी नहीं होगा। देन राइट लेग मतलब ये, तो राइट लेग को 9% काउंट किया गया है। तो राइट लेग को 9% काउंट किया गया है। तो ये अभी तक के लिए सबसे बड़ा पोर्शन हो सकता है। देन लेफ्ट आर्म को 4.5% ही काउंट किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, 9%। सो रूल ऑफ 9 आपको सभी को पता होना चाहिए, जिसमें कि किस तरह से कौन से पार्ट को कितने पोर्शन के लिए कितना परसेंटेज दिया गया है। अगर कोई पेशेंट आपके पास बर्न के लिए आता है तो आपको अकॉर्डिंग टू द बर्न पोर्शन आपको उसका कितना पेशेंट की बॉडी बर्न है वो आपको कैलकुलेट करना आसान हो सकता है। और आपको उसके अनुसार ही उसकी बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट, बॉडी फ्लूइड जो भी आप उसको देंगे वो कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो लार्जेस्ट बर्न पेशेंट पे होगा वो। The next question is an antenatal mother with a twin pregnancy for this time and already have an one child, his mother is। so यहाँ पर ऑप्शन ए गया है G2P1, ऑप्शन बी G3P1, ऑप्शन सी G3P2 और ऑप्शन डी G1P1। सो आपको जी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जी मतलब ग्रेविडा, पी मतलब पैरिटी, ए मतलब अबॉर्शंस, देन एल मतलब लाइव बेबी कितने हैं। सो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा G2P1। मतलब जो उसकी जो ग्रेविटरम है वो है 2 और पैरिटी 1 है, तो इसकी वजह से उसको हम G2P1 कहेंगे। और अगर सपोज़ उस बेबी वो मदर का इससे पहले कोई अबॉर्शन वगैरह हो गया होगा तो उसको A1 काउंट किया जाएगा। अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो A0। देन कोई लाइव बेबी उसका है तो L1। अगर लाइव बेबी नहीं है तो A0 आएगा। ऐसे उसकी जो जेस्टेशनल एज है वो कैलकुलेट की जाती है। देन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन डी यूटेराइन कैंसर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट फेल्ड चिल्स एंड फीवर फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट को चिल्स एंड फीवर आ रहे हैं। देन आफ्टर स्टॉपिंग अ ट्रांसफ्यूजन व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। सो जब मतलब इसका मतलब पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस ये दिखाई दे रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। सो वो टाइम पे नर्स को ऑप्टिमम एक्शन क्या होना चाहिए? टू एडमिनिस्टर NaCl, टू स्टॉप टिप ऑफ कैथेटर फॉर SC and removal of canal and apply pressure over the side of infusion of blood, then administration of antipyretics। so इसमें सा सही जवाब क्या हो सकता है? so antipyretics तो नहीं काम करेंगे वहाँ पे। रिमूवल ऑफ कैनल तो ये तो पूरी तरह से ही गलत है। देन ये भी सेंट टिप्स ऑफ कैथेटर्स फॉर ये भी गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NaCl मतलब आपको नॉर्मल सलाइन जो होता है वो पेशेंट का एडमिनिस्टर करके वॉल्यूम आपको वहाँ पे बिल्ड करके पेशेंट की जो फर्दर बॉडी की रिएक्शंस है उसको मिनिमम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें पेशेंट को इमीडिएट NaCl एडमिनिस्टर करके फिजिशियन को इन्फॉर्म करके आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। then next question is what is a normal prothrombin time। so prothrombin time मतलब पेशेंट का जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम वो क्या होता है नॉर्मली। सो बेसिकली जो 10 to 13 सेकेंड्स जो है वो पेशेंट का नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। पेशेंट वांट टू गेट लामा
what is the most appropriate action by the nurse? Option A, don't allow the patient to go. Option B, restrict the patient until doctor comes. Option C, sign all necessary documents and provide LAMA. And option D is inform physician. So don't allow patient to go. ये पहले तो हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिजिशियन आके फिर पेशेंट को पूरी कॉम्प्लिकेशंस जो भी है जो फर्दर हो सकती है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद पेशेंट को हम लामा प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें हम अननेसेसरी डॉक्यूमेंट पे पेशेंट की साइन लेके उस पेशेंट को लामा दे सकते हैं। सो फर्स्ट जो प्रायोरिटी एक्शन होगा वो होगा इन्फॉर्म फिजिशियन। और आपको सभी को पता होना चाहिए लामा के केस में लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जो होती है उसमें पेशेंट अगर विलिंग नहीं है ट्रीटमेंट के लिए तो उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत है, तो वो टाइम पे हम उसको काउंसलिंग करके पेशेंट को अच्छी तरह से समझा के पेशेंट अगर फिर भी ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो हम उसको लामा दे देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली साइंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव शॉक कैन बी असिस्ट थ्रू ऑप्शन ए पल्स रेट, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी कैपिलरी फिल टाइम, ऑप्शन डी पल्मोनरी रिएक्शन पिपिलरी रिएक्शन। सो जो पोस्ट ऑपरेटिव शॉक होता है मतलब ऑपरेशन के बाद अगर पेशेंट को किस तरह का शॉक हो जाए, शॉक कंडीशन में चला जाए पेशेंट, तो वो टाइम पे अर्ली साइंस क्या दिखाई देगा पेशेंट्स में। तो पिपिलरी रिएक्शन जो होगा वो पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर पूरी तरह से नहीं आया होगा, तो पिपिलरी रिएक्शन तो उसमें पूरी तरह से अच्छे से दिखाई नहीं दे सकता हमें। देन कैपिलरी फिल टाइम ये भी नहीं होगा, देन टेम्परेचर ये भी नहीं होगा। उसका जो सही जवाब होगा वो पल्स रेट होगा। पेशेंट की पल्स रेट है वो जो हाइक एक तो बढ़ेंगी या कम होंगी। सो वही आपको बता पाएंगी कि पोस्ट ऑपरेटिव शॉक में पेशेंट जा रहा है या नहीं। देन अर्ली सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशंस है उसमें पेशेंट अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, एक होती है डायफोरियासिस, देन साइनोपिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक। सो हेडेक तो पेशेंट में अर्ली साइंस की तरह नहीं देखा जा सकता, वॉमिटिंग भी नहीं देखा जा सकता। उसमें पेशेंट को स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है पेशेंट में। द फॉलोड टू द कंडीशंस, पेशेंट की अगर जो BSL लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो ऑप्टिमम लेवल से अगर कम हो जाए तो वो टाइम पे पेशेंट को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो टाइम पे ये साइंस हमें अर्लीली देखा जा सकता है। लैसिक्स एक्ट ऑन। सो लैसिक जो होता है वो जो लैसिक ड्रग्स है वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट पर एक्ट करता है। सो बेसिकली लैसिक जो होता है वो हमारे रीनल फंक्शन पे एक्ट करता है। सो रीनल फंक्शन में भी जो हमारा नेफ्रोटिक सिस्टम होता है, ये जो यहाँ पे जो दिया है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो दिया गया है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सो इसमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में लैसिक्स कौन से पार्ट पे अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ लूप ऑफ हेनली, ऑप्शन डी इज़ प्रॉक्सिमल PCT, देन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट। सो आपको पहले पूरी तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। उसमें आप यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल, ये जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल है, ये जो है वो लूप ऑफ हेनली है, ये जो है वो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। सो ये जो लैसिक जो एक्ट करता है वो मोस्टली नेफ्रॉन में नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर में लूप ऑफ हेनली पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशा इज नॉट पोस्टेड इन। सो आशा जो होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती है, जो मोस्टली रूरल एरियाज़ में काम करती है। NRHM जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर जो आशा ये पोस्ट है वो जो काम करती है वो इनमें से कौन सी जगह पे काम नहीं करती, ऐसा पूछा गया है। सो ऑप्शन ए इज़ विलेज लेवल, ऑप्शन बी सब सेंटर लेवल, ऑप्शन डी इज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑप्शन डी इज़ PSC। जो आशा जो होती है वो इनमें से कौन सी जगह पे काम नहीं कर सकती, मतलब उनकी पोस्ट नहीं होती। सो विलेज लेवल पे वो काम करती है, सब सेंटर लेवल पे भी वो काम करती है। जिनकी पॉपुलेशन सपोज उनकी पॉपुलेशन 1000 विलेज की पॉपुलेशन तो एक पर 1000 पॉपुलेशन एक आशा को अलॉट किया जाता है। सो विलेज लेवल पे वो काम करती है। देन 5000 के पॉपुलेशन तक एक सब सेंटर अलॉट होता है, तो
एक सब सेंटर के अंडर 5 आशाज काम करती है, और पीएससी जो होती है वो 5 से 6 सब सेंटर को मिला के एक पीएससी बनती है, तो आशा पीएससी में भी काम कर पाती है। सो मोस्टली इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें आशा काम नहीं करती। सो आई होप आप सभी को जो सवाल हमने अभी देखे वो मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही सवाल थे, जो कि मोस्टली ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप आप सभी को वो सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ चैनल में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें ऐसी और वीडियो बनाने में ऊर्जा मिले और आपको